दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और आगे शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और लोगों को भी ये क्वेश्चन मिल पाए। आज हम गणित के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फास्ट क्वेश्चन करेंगे, फास्ट सोल्यूशन देंगे और फास्ट ही आंसर बताएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज का गणित का 50वां पहला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन है, सलीम को एक समस्या योग दिया गया है। 6 मीटर का फीता 12 टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, उसने इसे कैसे हल किया। नीचे दिया गया है कि 6 डिवाइड बाई 12 और 12 में 6 का डिवाइड करेंगे 2, शेष बचा 0। तो उसका उत्तर था 2 मीटर। तो सलीम के साथ क्या गलत है। 17 दिसंबर वाला एग्जाम जो होगा वो उसकी डेट अभी नहीं है, जैसी आएगी आपको बता दी जाएगी। मूलभूत तथ्यों के ज्ञान में कमी है, गलत संक्रिया है, गलत परिवर्तन है, ध्यान की कमी है। तो मैं तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि आज फास्ट टेस्ट है और ये समझे इसको मैराथन ही एक तरह से, ये पैडागोगी की। तो मूलभूत तथ्य के ज्ञान में कमी का मतलब होता है जब बच्चा एक से ज्यादा गलती एक सवाल में करे। गलत संक्रिया का मतलब है अगर वो रॉन्ग ऑपरेशन चूज कर ले, यानी उसको भाग करने के लिए कहा गया उसने गुणा कर दिया, गुणा करने के लिए कहा उसने जोड़ दिया, जोड़ने के लिए कहा उसने माइनस कर दिया। गलत परिवर्तन का मतलब होता है जब वो रॉन्ग चेंज कर दे, डिजिट्स को यूनिट्स को बदल दे। या ध्यान की कमी कोई एरर नहीं है। तो राइट ऑप्शन मूलभूत संक्रियाओं की ज्ञान की कमी, जो गलत जवाब है। इट्स रॉन्ग आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गलत परिवर्तन। देखो क्वेश्चन था, लिखा उसने सही कि 6 में 12 का भाग करना है, ये ऐसे करना था। उसने कैसे कर दिया, उसने अपोजिट कर दिया, 12 में 6 का भाग कर दिया। उसने गलत परिवर्तन कर दिया, जिसमें भाग करना था उसको अलग लिख दिया, जिसमें भाग करना था ने भाज्य और भाजक को आपस में बदल दिया। तो गलत परिवर्तन है, ये गलत संक्रिया नहीं है। डिवाइड उसने सही किया है, अगर वो भाग करने की जगह गुणा कर देता तो गलत संक्रिया होती। उसने गलत चेंज किया, दैट इज रॉन्ग परिवर्तन, रॉन्ग चेंज कर दिया। राइट ऑप्शन बी। एक और सवाल, व्यवस्थित तरीके से चित्र जैसी विभिन्न वस्तुएं छांटने और व्यवस्थित करने की बच्चे की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है। संरक्षण, आत्मसातीकरण, संवर्धन या क्रमबद्धता। इनमें से कौन सा है, चाइल्ड एबिलिटी टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज वेरियस थिंग्स लाइक पिक्चर्स इन एन ऑर्डिनरी मैनर इज कॉल्ड। दैट इज संरक्षण, कंजर्वेशन, आत्मसातीकरण, संवर्धन या क्रमबद्धता। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अगर आप किसी भी चीज को व्यवस्थित करने की बात करते हैं और उन वस्तुओं को छांटने और उनको अरेंज करने की बात करते हैं, तो अरेंजमेंट हमेशा किस में आता है, बहुत बढ़िया, क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन में आता है। खूबसूरत जवाब है। संरक्षण, कंजर्वेशन होता है जो स्टार्टिंग में नहीं आता, और आत्मसातीकरण मीन्स होता है उसमें एक्सपर्ट हो जाना। संवर्धन माना होता है किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाना। लेकिन यहां पर बात व्यवस्थित करने की हो रही थी, तो व्यवस्थितकरण जो आता है वो क्रमबद्धता का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, किसने पियाजे के विकास के संज्ञानात्मक चरणों का विरोध किया था और महसूस किया था कि स्कूल के बच्चे विकास के संज्ञानात्मक चरण से विषय सामग्री की जटिलता का मिलान करने की कोशिश करते हुए समय बर्बाद कर रहे हैं। ये किसने कहा था, पियाजे को किसने अपोज किया था। हु अपोज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ पियाजे, वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, वान हिले या आसुबेल। इनमें से किसने प्याजे को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे संज्ञानात्मक चरण में विषय सामग्री की जटिलताओं को मिलान करने के लिए जो कोशिश करते हैं उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये राइट ऑप्शन किसका है, और यहां पर मिला ए, वाइगॉत्स्की। देखिए वाइगॉत्स्की ने अपोज जरूर किया था प्याजे को, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो ये जो अपोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था ब्रूनर। ब्रूनर ने प्याजे को अपोज किया था इस बात को लेकर कि जो तुम कॉग्निटिव डोमेन में बच्चों का समय बर्बाद करवा रहे हो वो टाइम का किलिंग है, अगर आप कोशिश करते हैं कि वो डिफिकल्टी को मैच करें। तो राइट ऑप्शन था बी, ब्रूनर। एक और, 5वीं कक्षा के अध्याय धाई और एक सैकड़ा से शिक्षक ने सेंटीमीटर में दी गई लंबाई मिलीमीटर में उसके विपरीत परिवर्तन करने के लिए छात्रों से कहा। यह प्रश्न संदर्भित करता है ए, उच्च स्तरीय चिंतन को, बी, निम्न स्तरीय चिंतन को, सी, विश्लेषणात्मक चिंतन को, या डी, स्थानिक चिंतन को। इनमें से बालक कक्षा 5 का बच्चा है और उसको दाई और सैकड़े में शिक्षक ने सेंटीमीटर में दी गई लंबाई को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा। तो ये बच्चा कौन से स्तर पर होगा, ये किस स्तर का काम है, हाई लेवल थिंकिंग का है, लो लेवल थिंकिंग का है, विश्लेषणात्मक चिंतन का है, या फिर स्थानिक चिंतन का है। तो आपने कहा है ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी। भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें होने चाहिए जिससे कि सभी लोग इसको आसानी से समझ पाएं और कर पाएं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप तेजी से इसको करने की जरूर कोशिश करेंगे। और आपने कहा है ऑप्शन नंबर, कोई सी बोल रहा है, कोई बी। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसमें कोई भी विश्लेषण नहीं है, ये एस्टिमेशन है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, ये दिस एस्टिमेशन है ना। तो इसमें कोई विश्लेषण नहीं है। तो बच्चा कक्षा 5 का है, और कक्षा 5 के बच्चे को अगर आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो आसानी से कर लेगा, क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर का ज्ञान कक्षा 3 में करा दिया जाता है। तो उसके लिए समस्या कैसी हुई, उसके लिए समस्या निम्न स्तर की समस्या है, उसके लिए लो लेवल थिंकिंग का सवाल है, क्योंकि कक्षा 5 में आप बच्चे से कक्षा 3 का प्रश्न पूछ रहे हो। तो राइट ऑप्शन, स्थानिक चिंतन जब भी होगा उसमें इमेजेस होंगी, आकृतियों का ज्ञान छिपा होगा, यानी उसमें शेप्स की बात की होगी अगर वो स्थानिक चिंतन की बात करता है। ठीक है, बढ़िया। एक और सवाल तेजी से करने की कोशिश करेंगे, 50 सवाल हैं, और कोशिश करेंगे कि सभी सवाल को आप तेजी से करने की कोशिश करें और 50 का शतक पूरा करें। ऐसे छात्र जिन्हें प्रति 10 खंड, क्वेश्चन एयर छड़, बीज गणितीय टाइस, बीज गणितीय घन, जियो बोर्ड्स, 10 ग्राम्स, काउंटर पास आदि जैसे कार्य अनुभवों को जोड़ तोड़ के उपयोग की आवश्यकता होती है, वे होते हैं: 1 ज्ञानेंद्रिय चरण पर, 2 प्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण पर, सी पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, या डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, तेजी से दीजिएगा आंसर। ऐसे छात्र जो क्वेश्चन एयर छड़, बीज गणितीय टाइस, बीज गणितीय घन, जियो बोर्ड और 10 ग्राम्स काउंटर ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्याजे की 4 अवस्थाएं जो आपके सामने लिखी हैं, ये चारों कौन सी अवस्थाएं हैं, ये चारों प्याजे के कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष की अवस्थाओं के बारे में बात की गई है। तो ज्ञानेंद्रिय चरण जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, और प्रत्यक्ष संक्रांत चरण जो होता है वो 7 से 12 वर्ष, और ये 12 से 15 या 16 18 जो भी आप माने, 12 से ऊपर जो इसको माना जाता है। ठीक है, तो जो ज्ञानेंद्रिय चरण है वहां पर बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय के आधार पर सेंस लेना, स्पर्श करना, इन चीजों के बारे में जानता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चा अपनी सेंस के अलावा दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, और प्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण पर बच्चा क्या करता है, वह मूर्त वस्तुओं का सहारा लेकर के चीजों को सीखता है। तो यानी बच्चा उसे इनकी आवश्यकता अगर होगी तो किसमें होगी, दैट इज प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जिसको कॉन्क्रीट या डायरेक्टर ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। तो ऐसा बच्चा जो मूर्त वस्तुओं की सहायता लेकर के सीखने की कोशिश करता है, उसको प्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण पर रखा जाता है। तो राइट ऑप्शन, बहुत ही अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आप सेशन को आगे शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जुड़ के। एक कक्षा को 342, 718 और 315 के निकटतम दहाई में पूर्णांक करने के लिए कहा गया, यानी अप्रोक्सीमेट करना को कहा गया, नियरेस्ट टू 0, उनको नियरेस्ट पूर्णांक में परिवर्तित करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी का उत्तर था 340, 710, 310। यह किस प्रकार की त्रुटि है, गलत कलन, पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि, आधारभूत तथ्य की त्रुटि, या संक्रियात्मक त्रुटि। स्पेशल क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, आंसर चाहूंगा तेजी से मिले, यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा आप लोगों का। एक कक्षा को 342, 718 और 315 को निकटतम दहाई में पूर्णांक करने के लिए कहा गया, तो विद्यार्थी का उत्तर था 340, 710 और 310। उसने किस प्रकार की गलती की होगी, यानी अगर मैं 342 को निकटतम 0 में कन्वर्ट करूं, या 718 को करूं, या 315 को करूं, तो आप क्या मानते हैं, जब भी इसको पूर्णांक किया जाता है तो अगर ये संख्या 5 या 5 से ज्यादा होती है तो ये संख्या आगे बढ़ जाती है, नहीं तो उतनी रह जाती है। तो ये तो 340 हो गया, है ना। 718 को कितना लिखोगे, दैट इज 720, क्योंकि 8 5 से ज्यादा तो इसमें 2 जुड़ जाएंगे, तो नियरेस्ट हो जाएगा 720। 315 की बात करते हैं तो 315 हो जाएगा 320। तो ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने क्या काम किया, उसने सबको 0 कर दिया लास्ट वालों को, तो यानी उसका कॉन्सेप्ट बेकार है, यानी उसका कॉन्सेप्ट खराब है, यानी उसे कॉन्सेप्ट का पता नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर लास्ट वाला इकाई अंक 5 या 5 से बड़ा है तो आप एक जोड़ेंगे, छोटा है तो छोड़ देंगे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, दैट इज सी, डी या ई। अब देखो यहां पर चारों गलती दी है, अब मैंने क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर दिया। अब गलत कलन की बात करते हैं। गलत कलन का मतलब होता है रॉन्ग प्रोसेस, यानी रॉन्ग एल्गोरिथम का यूज करना। पुनर्वर्गीकरण का मतलब होता है कि हासिल संबंधी गलती का लिख देता हूं जिससे कि आपको आगे याद रहे।
अगर बच्चा हासिल संबंधी गलती करता है तो पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि होती है। बच्चा स्टेप्स को चेंज कर देता है तो गलत कलन होता है। आधारभूत तथ्य की त्रुटि का मतलब होता है जब बच्चा एक ही प्रश्न में मल्टीपल एरर्स कर देता है, जोड़ने घटाने में गलती कर देता है। और संक्रियात्मक त्रुटि का होता है ऑपरेशनल एरर, यानी जहां पर बच्चा गलती करता है जोड़ने घटाने में, ऑपरेशनल यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना उसको गलत कर देता है, तो दैट इज ऑपरेशनल एरर। तो यानी ऑपरेशनल एरर कुछ भी नहीं है, उसने क्या काम किया, उसने गलत कलन को अपनाया, स्टेप गलत कर दिया है। एल्गोरिथम क्या कहती है कि 5 से अगर यदि संख्या 5 से छोटी है तो 0 हो जाएगी, अगर संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा। ऐसे तो करते हैं, तो यानी ये गलत कलन है, रॉन्ग एल्गोरिथम इसका सही जवाब है। आधारभूत तथ्य की त्रुटि नहीं होगा, सही करें इसको एक बार, आधारभूत तथ्य की त्रुटि बच्चों नहीं माना जाएगा। राइट ऑप्शन इज पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि नहीं है, गलत कलन है, यानी रॉन्ग कैलकुलेशन, या इसको रॉन्ग एल्गोरिथम भी कहते हैं। एक और सवाल, एक खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है और इसका परिमाप 440 मीटर है। इस समस्या का गणितीकरण कैसे किया जा सकता है? The length of a field is 3 times its width and its perimeter is 440 meter. How can this problem be mathematized? कैसे इसको मैथमेटाइज करोगे? तो सिंपल कहानी है, अगर ये एक खेत है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, तो उसकी लंबाई, अगर उसकी चौड़ाई x है तो खेत की लंबाई 3x है। अब इसका परिमाप कैसे निकालोगे? परिमाप इसका 40 मीटर है, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, कितना दिया 440। अब 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितना है 3x और बी कितना x बराबर 440, ये इसका मैथमेटाइजेशन हो गया। और राइट ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है? आपके सामने लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने इसका मैथमेटाइजेशन कर दिया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, दीजिएगा जवाब। निम्नलिखित अभ्यास को एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए इसको मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को। इस अवधारणा को पक्का करना कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होते हैं, अनुमान के कौशल की जांच करना, यदि योग में कोई समस्या है तो उसका निदान करना, या फिर योगात्मक मूल्यांकन करना। इनमें से ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम का क्लास 5 की, आपको इस एक्टिविटी का, इस प्रश्न का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो देखो सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर लिखा 1 लीटर, यानी 500 और 500 ml, ये 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को जोड़ा जाता है तो 1 लीटर बन जाता है। यानी ऐसे ये लिखा है, इधर देखो 200 ml ये है, तो यहाँ पर 800 जोड़ दूं तो ये 1000 ml हो जाएगा, जो 1 लीटर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को पक्का करना कि 1000 मिलीलीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान था, क्योंकि देखो एरो सब नीचे की तरफ लग रहे हैं, इन सबको जोड़ने के बाद 1 लीटर आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। एक और चलो, माँ ने 180 पूड़ी बनाई, 5 लोगों में प्रत्येक ने 32 पूड़ियां खाई, तो शेष कितनी बची? इस प्रकार के प्रश्न क्या बताते हैं? लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाते हैं, शब्द संबंधी समस्या को समझने का आसान तरीका है, वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, या हल करने में कठिन है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। जी, माँ ने 180 पूड़ियां बनाई, 5 लोगों में से प्रत्येक ने 32 पूड़ियां खाई और शेष कितनी बची? यह किस प्रकार का प्रश्न है? लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है, शब्द संबंधी समस्या को समझने का आसान तरीका है, वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, या हल करने में कठिन है। तो यहां पर ऑप्शन मिल रहा है बी, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऐसे प्रश्न किस लिए यूज होते हैं कि वो शब्द संबंधी समस्याओं को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। ये जो शब्द संबंधी समस्याएं हैं, जिनको आप शाब्दिक समस्याएं बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है। अरे मेरी माँ ने 180 पूड़ी बनाई थी और वो 5 लोग आए, हर एक आदमी 32 पूड़ियां खागा, कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो ये सवाल क्या है, ये बताता है कि बच्चों को शब्द संबंधी समस्याओं को समझाने का आसान तरीका जो दैनिक जीवन से रिलेट करता है। राइट ऑप्शन था बी। एक और, एनसीएफ महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित के शिक्षण की बात करता है, निम्न में से किसका अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है?
एनसीएफ 2005 महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित के शिक्षण की बात करता है। निम्न में से किसका अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है? वह जिस पर बच्चे अपना समय और ऊर्जा खर्च करना उपयोगी समझते हैं, वह जिस पर अध्यापक अपना समय और ऊर्जा खर्च करना उपयोगी समझते हैं, वह जिसे गणितज्ञ गणित के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, या वह जिसे प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से समझ सके। सवाल आपके सामने। गुड इवनिंग उषा। सवाल आपके सामने है। एनसीएफ 2005 ये 3 चीज मांगता है कि गणित महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण हो। यहां से कभी वो महत्वाकांक्षी का मतलब पूछ लेगा, कभी वो सुसंगत का मतलब पूछ लेगा, या महत्वपूर्ण का मतलब पूछ लेगा। हालांकि महत्वाकांक्षी का मतलब वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण का मीनिंग आपसे पूछा है। मैं तीनों के बता दूंगा आपको कि वह जिस पर बच्चा अपना समय और ऊर्जा खर्च करना उपयोगी समझता है, या वह जिस पर अध्यापक अपना समय और ऊर्जा खर्च करना उपयोगी समझता है, या जिसे गणितज्ञ गणित के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, या जिसे प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से समझ सके। तो राइट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अफसोस की बात है, यह गलत जवाब है। इट्स नॉट द राइट आंसर, इट्स रॉन्ग आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है तो टीचर भी उस पर मेहनत करता है कि नहीं करता है? अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार समझाता है कि नहीं समझाता है कि भाई ये एग्जामिनेशन में आएगी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, तो वो अपना समय भी खर्च करता है, ऐसे ही बच्चे खर्च करते हैं। तो ये दोनों तो महत्वपूर्ण के लिए सही बात है, और विद्यार्थी आसानी समझ सके उसको, महत्वपूर्ण को हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गणितज्ञ गणित के लिए महत्वपूर्ण समझते ऐसा नहीं है। जो मैथमेटिक्स लोग हैं, जो मैथमेटिशियन है, वो किसी चीज को इंपॉर्टेंट मानेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपको बच्चे का लेवल, बच्चे की क्लास को देखना होता है। तो वो गणित महत्वपूर्ण नहीं जिसको मैथमेटिशियन इंपॉर्टेंट मानते हैं, इंपॉर्टेंट का नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। तो नहीं को बहुत ध्यान रखना है, सीटेट में नहीं बहुत पूछा जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए? नहीं को ध्यान रखना। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए? ए, जिस गणित को बच्चे पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में, उसे उस गणित से जोड़ना जिसे वो अपने चारों ओर देखते हैं और अनुभव करते हैं। जीवन की उन परिस्थितियों जिसमें वो रहते हैं के माध्यम से अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। परिभाषाओं और गणितीय शब्दों के साथ अवधारणा के निर्माण की शुरुआत करना। प्रतिरूपों का अवलोकन करके उनकी खोज करके और बच्चों को अपने स्वयं के शब्दों में परिभाषित करने के अवसर प्रदान करके अवधारणाओं को, विचारों का निर्माण करना। परिणाम कैसे मनोबल? तो देखता हूं जवाब क्या मिलेगा इसका। ऑप्शन क्या है? इसमें से कौन सी अच्छी किताब के लक्षण नहीं है? देखेंगे। तो राइट ऑप्शन ए बी सी डी क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। क्या बात है, आप तो बड़े समझदार हो गए भाई, बहुत ही अच्छा। ये सेशन 50 क्वेश्चन का है, धमाकेदार पैटागोगी के ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप सभी को इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम सीटेट का चल रहा है, उस सीटेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पैटागोगी बहुत डीप आ रही है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और आपने एकदम सही कहा कि परिभाषाओं और गणितीय शब्दों के साथ अवधारणाओं का निर्माण नहीं करते, क्योंकि अगर आप गणित की अच्छी पुस्तक की बात करते हैं तो वो उदाहरण के आधार पर चलता है। आप कोई भी सबसे अच्छी पुस्तक गणित की होगी तो उसका सबसे अच्छा फीचर है मूर्त से अमूर्त होना, यानी कॉन्ट्रिक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट चलना। तो सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाने चाहिए, परिभाषाएं नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि परिभाषाओं से बच्चा नहीं सीखेगा। पहले उसको उदाहरण दो, तब उसको समझाओ। तो ये इसके अकॉर्डिंग गलत लिखा था कि परिभाषाओं, गणितीय शब्दों के साथ अवधारणाओं का निर्माण करना गलत है। बच्चों को आगमनात्मक विधि से पढ़ाना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। एक बार जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है वो एक बार अपने रिजोल्यूशन को बढ़ा लें, यानी जो पिक्चर देखने की रिजोल्यूशन है उसको बढ़ा लें। निम्न में से कौन सी एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी अच्छी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर को बोलते हैं प्रोग्रेसिव, उत्तरोत्तर वृद्धि को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ के माध्यम से किसी विषय में बच्चों ने जो सीखा है उसकी निरंतरता स्थापित करना। एक से अधिक विधियों द्वारा हल होने वाली समस्याओं को प्रस्तुत करना। गणित को उच्चतर कक्षा का भाग मानकर समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, और जवाब भी मुझे आपके सामने से ही चाहिए, और मुझे उम्मीद है जवाब बहुत अच्छे से मिलेंगे। सी, देखो, प्रोग्रेसिव ग्रोथ के माध्यम से किसी विषय में बच्चों को सिखा, बिल्कुल सही बात है। हम जो बच्चों को सिखाएं उसकी निरंतरता किताब में ऐसे सवाल दे बनी रहे, सही बात है। किसी भी समस्या को हल करने के एक से अधिक तरीके दिए होंगे तो और भी अच्छी बात है। हो सकता है एक तरीका समझ में ना आए बच्चे को, दूसरा आ जाए। एक से अधिक विधि द्वारा हो गया, इसको ही लचीलापन बोलते हैं।
गणित को उच्चतर कक्षा का भाग मानकर, यानी उस क्लास में माना गया कि गणित इस वाली क्लास में इतना मजबूत गणित नहीं है, चलो इसे आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे, तो गलत है ना। गणित कक्षा 1 से शुरू हो जाता है, उसके सवाल उसकी क्लास के अकॉर्डिंग दिए जाने चाहिए, और एनसीएफ इस बात के खिलाफ है कि गणित को आप उच्चतर कक्षा का भाग मान के छोड़ दें, क्योंकि जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उसी क्लास के उसको स्टडी कराओ, उच्चतर कक्षा के बारे में उसे नहीं बताना है। तो उसका सही जवाब था सी, क्योंकि यह गलत है, नहीं दिया था। एक और प्रश्न, आजकल प्राथमिक स्तर के बच्चे वैदिक गणित लोकप्रिय हो रहा है उनमें, इसका क्या प्रयोग है बच्चों के लिए। वैदिक गणित आपने सुना होगा, और ये मैं तो वैदिक गणित से पढ़ता हूँ, हमारे मास्टर जो वैदिक गणित पढ़ाते हैं, तो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसका क्या यूज है बच्चों के लिए। गणितीय समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, गणित में उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, गणित में उनके परिकल्पना कौशल तथा समस्या समाधान की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या फिर गणित में उनके फलन विधि समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनमें से क्या किया जाता है ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है, और यहां पर ऑप्शन फिर से टूट पड़ा है सी पर। देखिए, जब भी वैदिक मैथमेटिक्स की बात होती है, जब भी वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो वैदिक मैथमेटिक्स सवालों में उनको हल करने की जो स्पीड है उसको स्पीड अप करने के लिए, विदाउट पेन पेपर, तेजी से करने के लिए किया जाता है। तो यानी क्या है, उनके परिकलन कौशल समझ समाधान की गति को बढ़ाने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये अधिकांश लोकप्रिय होता जा रहा है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब। क्या बात है, तो काफी अच्छे जवाब मिल रहे हैं। एक अच्छे गणित अध्यापक में ए अच्छा संचार कौशल तथा परिमोत्तर प्रश्न का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अवधारणात्मक ज्ञान, समझ तथा गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, संख्या प्रणाली, बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यह समस्या को तुरंत समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। इनमें से एक अच्छे गणित के टीचर में कौन सा गुण होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा संचार यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और ओपन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छी नॉलेज, या फिर अवधारणात्मक ज्ञान। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, तेजी से करेंगे जवाब, और मुझे उम्मीद है आपका जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा। लेट्स सी एंड व्हाट विल बी योर राइट। ओके, तो भाई देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का तेजी के साथ। यहां पर जवाब आने शुरू हुए हैं, और लेट्स सी व्हाट विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन मिल रहा है आपको, बढ़िया। क्योंकि सब जानते हैं एनसीएफ कहता है कि अवधारणात्मक ज्ञान, समझ तथा गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एनसीएफ यही कहता है कि जो टीचर है उसके अंदर कैसा गुण हो कि बालक को उसके दैनिक जीवन से जोड़ सके, उसे अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझा सके। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, दी गई आकृति, कोई आकृतियां दी गई हैं, इनमें से भिन्न है 3/4 को पहचान करें। एक कुछ आकृतियां आपके सामने बनी हैं, उन आकृतियों में से 3/4 पहचानना है। इसमें से ब्लूम का कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष दर्शाया गया है, कौन सा ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष दर्शाया गया है। ओके, देखते हैं जवाब आपका क्या मिलता है, लेट्स सी, और उम्मीद है कि आपके जवाब अच्छे से मिलेंगे। ओके, ओके, लेट्स सी, दी गई आकृतियों में तो देखते हैं क्या मिलता है। बी, देखिए, बच्चा अगर दी गई आकृतियों में 3/4 की पहचान करता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बालक को समझ है 3/4 क्या है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, तो आपको बोलूं तो सबको समझ में आएगा। ज्ञान का मतलब होता है रिमेम्बरिंग, याद करना, गिनती याद करना, पहाड़ याद करना, इन सबको बोलते हैं ज्ञान। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चा संकल्पना को समझे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, दोनों में अंतर स्थापित कर पाए, विभेद कर पाए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा पाए, ये आकृति का कौन सा भाग, इनको पहचान पाए, ये सब बोध में आता है। विश्लेषण में किसी चीज को प्रूफ करना, या किसी चीज में परिमोत्तर प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चंस की जांच करना, और रचना जो है यानी जो कंस्ट्रक्शन है, कंपोजिशन है, वो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन था बी, एकदम सही जवाब है बोध।
खूबसूरत। एक और, चिंतन कौशल का कौन सा स्तर ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अनुसार प्रदर्शित होता है? यदि एक विद्यार्थी दी गई संख्याओं में समुच्चय को आरोही यानी बढ़ते क्रम और अवरोही घटते क्रम में लिखना जानता है, तो यहां पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फिर से आपके सामने है। बोध में समझ, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग। चिंतन कौशल का यानी थिंकिंग स्किल्स का कौन सा स्तर है ब्लूम का? हाँ होगी 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 मधु। एक विद्यार्थी दी गई संख्याओं के समुच्चय को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, अभी मैंने बताया कि ज्ञान, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के 6 अंग हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मैं लिख देता हूं सारे, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 6 उद्देश्य हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। ये 3 जो पहले लिखे ये लो लेवल होते हैं, ये जो बाद वाले 3 लिखे हैं ये हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, मैंने ज्ञान बताया रिमेंबरिंग, बोध का मैंने बताया आपको अंडरस्टैंडिंग, और बोध में क्या बताया मैंने, जब बालक किन्हीं चीजों को घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, इन सबकी अंडरस्टैंडिंग बना लेता है तो वही बन जाता है बोध। राइट ऑप्शन आपने एकदम सही दिया है, दैट इज बोध। याद रखना, आपको एक बात बता दूं मैं अभी स्पेशली, कि भैया इस बात को विशेष तरीके से समझ लो कि अभी जो कल का सीटेट का अभी प्रीवियस जो पेपर हुआ है, उस पेपर में आपको वॉन हेले पूछा गया, आपको जॉर्ज पोलियो पूछा गया, आपको रामानुजन पूछा गया, यानी गणित में जो लोग परिभाषा देके गए हैं उनके नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रख लो, इसलिए मैं बार बार ब्लूम्स के क्वेश्चन रखा हूं, जिससे कि आपको अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देने जा रहे हैं सीटेट, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एक और सवाल। अनिल 2-3 अंकों की संख्याओं को उनके मानक घटकों में विभाजित कर सकता है, यानी अनिल यूजेस 2-3 डिजिट नंबर इन देयर स्टैंडर्ड कंपोनेंट और इन द एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड बोलते हैं ना उनको, एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकता है ऐसे। तो आपको बताना है कि 421 बराबर 400 जमा 2 20 जमा 1 वह किस अवस्था में है? मिलान अवस्था पर है, प्रारंभिक अवस्था पर है, गुणनखंडीय अवस्था पर है, ये विभाजन अवस्था पर है। इनमें से किस अवस्था पर वो बच्चा है, ये आपको बताना है, और मैं देखूंगा कि आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। लेट्स सी, अंडरस्टैंड द टास्क, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। साहब तेजी से दीजिएगा उत्तर, जिससे कि सवाल समझ में आ जाए और बात बन जाए। और यहाँ पर देख रहे हैं जवाब, क्वेश्चन नंबर 17 डी ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, क्या बात है। ऑप्शन नंबर डी आपकी तरफ से मिल रहा है मुझे। देखते हैं अभी डी ऑप्शन में क्या जवाब मिल रहा है आपकी तरफ से, और आपने डी ऑप्शन दिया। काफी प्रभावित करने वाले उत्तर शायद आपके हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन कि आप कैसे जवाब देते हैं। ओके, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द टास्क। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। आगे बढ़ें, और सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे दिया है, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स अंडरस्टैंड द टास्क, समझते हैं सवाल का जवाब। और यहां पर जवाब आप सबने डी दिया है, किसी ने बी दिया है, सब अपना अपना आंसर दे रहे हैं। तो देखो, अनिल जो है किस अवस्था में, मैं आपको सारी अवस्थाएं बता देता हूँ। मिलान अवस्था को बोलते हैं मैचिंग स्टेट, जहां पर बच्चा ऐसे बोलते हैं ना 1 4 5 7, और यहां पर ऐसे बना हुआ है 4 सितारे, 7 बॉल, 5 वर्ग और 1 आम, ऐसे बना देते हैं ना। तो बच्चा यहाँ पर मैच करने की कोशिश करता है, ऐसे ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, ऐसे करता है ना बच्चा, ये इससे मिलेगा। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर बच्चा दो चीजों में आपस में उन वस्तुओं को मिलान करने की कोशिश की। यहां से तो कुछ नहीं हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था जो इनिशियल स्टेज होती है, उस अवस्था में बच्चा क्या करता है, उस अवस्था में बच्चा गिनतियों को बनाना, उनके परिमाण को समझना, उनकी वैल्यू को जानना, क्या गिनती कैसे बनती है, 50 कैसे लिखा जा सकता है, ए कैसे बनता है, इन सबको वो प्रारंभिक अवस्था में सीखता है। वहीं पर गुणनखंडीय अवस्था में वो उसका फैक्टर करता है, और जब भी गुणनखंड की अवस्था होगी तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे आपने कहा 20 को लिखता है वो 4 गुणा 5, तो ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव में होगा जब भी होगा गुणनखंड। और विभाजनात्मक अवस्था को बोलते हैं डिवीजन स्टेट, या इसको स्प्लिट स्टेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट स्टेट। इसमें बच्चा सवालों को उनके विस्तार में लिखता है, उन संख्याओं को उनके विस्तार में लिखता है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म भी इसको बोल देते हैं अंग्रेजी में, उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना ही, जैसे उन्हें 400 किसको लिखा ना, 400 जमा 20 जमा 1,
तो वो क्या है, वो है डिविजनल स्टेज। तो जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जवाब है जी। एक और सवाल, कक्षा 6 में एक शिक्षक ने रचनात्मक मूल्यांकन एफए के लिए परिचय हेतु विषय रखा, हिंदू अरबी अंक रोमन अंक से अधिक प्रभावशाली हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? बोध का आकलन करना, ज्ञान का आकलन करना, विश्लेषण का आकलन करना, या सृजनात्मकता का आकलन करना। इन क्लास 6 ए टीचर आस्क्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसने बोला है कि हिंदू अरबी अंक जो हैं वो रोमन अंक से कैसे प्रभावशाली हैं। 27 तक तो पेडागोगी कंप्लीट नहीं होगी ममता जी, क्योंकि अभी दिन आज 23 है, 22 है, तो भाई 5 दिन है, तो मैं लगातार सेशन ले रहा हूँ, पढ़ती रहिए लगातार मेरी क्लासेस में, तो आपको लगातार मिलती रहेंगी, मैं क्वेश्चन डेली ला रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू अरबी अंक रोमन अंकों से कैसे प्रभावशाली हैं। तो आप जानते हैं ना हिंदू अरबी अंक कौन से हैं? हिंदू अरबी अंक का मतलब होता है जो अंक आप पढ़ते हैं, जो अंक आप समझते हैं, यानी जो दार्शनिक पद्धति आप पढ़ते हैं ना, उन्हीं को हिंदू अरबिक अंक से नाम चला जाता है। जो हिंदी अरबी अंक आप पढ़ते हैं वही दार्शनिक नंबर हैं, 2 4 6 8 10 125, सब क्या है? अरबी अंक है। इनसे पहले रोमन अंक चलते थे, और रोमन अंक को से दार्शनिक प्रभावशाली क्यों है, तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि उनमें क्या कमी थी जो उनको बाहर किया गया। और वो कमी क्या थी कि रोमन अंकों में प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी उनमें प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू या स्थानीय मान की संकल्पना नहीं थी, और साथ में जीरो का कोई भी प्रावधान नहीं था। इसलिए इन नंबर्स को हटा करके हमने हिंदू अरबिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति को अपनाया। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण का आकलन करना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, और सेशन को भी शेयर करते रहो, लाइक करते रहो अगर सवाल अच्छे लग रहे हैं आप। एक और सवाल लेता हूं। पियाजे के अनुसार जब एक बालक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है तो निम्न में से किसका परिचय कराना उचित होता है? औपचारिक, यानी औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मली फंक्शनल स्टेज। मैं इसके और नाम लिख देता हूं, औपचारिक अवस्था को मूर्त अवस्था भी बोला जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है। तो जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो तो उसको किसके परिचय कराना उचित होगा? तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब बच्चा अमूर्त सॉरी जब बच्चा अमूर्त यानी इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो वो किस चीज का अनुमान कराना चाहिए? तो पहले बताओ कि जब बच्चा अमूर्त अवस्था में होता है तो 12 वर्ष के बाद की अवस्था आती है वो, अब सब जानते हैं ना, 12 वर्ष के बाद। देखो ध्यान से समझो कैसे सवालों को हल कर सकते हैं। 12 वर्ष के बाद ये अवस्था आती है, आती कि नहीं आती है? 12 वर्ष से स्टार्ट होती है अवस्था, और ज्यामिति कक्षा 4 में पढ़ा दी जाती है, संख्याएं कक्षा 1 में पढ़ा दी जाती हैं। तो कक्षा 1 में तो बच्चा 12 साल का नहीं होता, कक्षा 4 में बच्चा 12 साल का नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 3.5 साल का बच्चा बैठता, अगर 4 साल भी जोड़े जाएं तो 4 साल में वो क्या करता है, 4 साल के बाद वो 5 क्लास और पढ़ता है। भाई 4 साल का बच्चा बैठता है पढ़ने, फिर वो LKG UKG जी पर क्या क्या करता है ना, पहले करेगा वो नर्सरी, फिर आएगा वो UKG LKG, फिर आएगा वो KG, फिर आएगा UK, 4 साल तो है निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 और 5 12, 12वें साल में बच्चा 6ठी क्लास में एंटर कर लेता है, कक्षा 6 में आ जाता है ना। और कक्षा 6 में जो सबसे पहले चीज आती है दैट इज आती है अनुपात और समानुपात। कक्षा 6 में जब बच्चा जाता है तो उसको अनुपात समानुपात का चैप्टर मिल जाता है, जबकि आंकड़ों का संचालन करना कक्षा 8 में सिखाया जाता है। तो अगर आपको समझ में आ जाए अवस्था तो किस अवस्था में कौन सा सिलेबस में क्या है, तो अगर आपको ये एनालिसिस करना आ गया तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुपात और समानुपात का परिचय कराना औपचारिक क्रियात्मक यानी अमूर्त चिंतन की अवस्था में आप करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्लियर है? एक और, ज्यामिति के शिक्षक ने कक्षा 6 के छात्रों को 30 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों की रचना करने का तथा द्विभाजक की सहायता से प्रदर्शित करके समझाया, है ना। उसके बाद उसने छात्रों से 15 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों की रचना करने को कहा। इस बिंदु पर इस कार्य की से शिक्षक का क्या कर रहे हैं? योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के कार्य प्रदर्शन को आकलन करने का उद्देश्य दर्शाता है। छात्रों द्वारा सीखे गए 2 कौशलों को संयुक्त करने और दिए गए कार्य को पूरा करने की योग्यताओं को आकलन करके करने का उद्देश्य दर्शाया जाता है।
प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य में व्यस्त रखने का उद्देश्य दर्शाता है या अनुभव के आधार पर सीखने का अवसर देने का उद्देश्य दर्शाता है। इनमें से देखेंगे आपका जवाब क्या दर्शाता है। और यहां पर ऑप्शन गुंजा का सबसे तेज मिला है बी। देखते हैं गुंजा कि ज्यामिति के शिक्षक ने कक्षा 6 के छात्रों को बताया कि 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों की रचना करना द्विभाजक की सहायता से समझाया। द्विभाजक जानते हैं ना, बाइसेक्टर। तो राइट ऑप्शन क्या है, तो ये बता दें आपको, इसका जवाब आप सब लोग गलत दे रहे हैं, सिर्फ गुंजा ने सही कहा है। दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। छात्रों द्वारा सीखे गए दो कौशल को संयुक्त करने, क्योंकि बच्चा क्या द्विभाजक का प्रयोग करना सिखा रहा है और कोणों का अर्थक करना सिखा रहा है, तो दो एक साथ काम हो रहे हैं। तो छात्रों द्वारा सीखे गए दो कौशल, वो दोनों कौशल को, यानी एक तो कोण बनाना और द्विभाजक का प्रयोग, इन दोनों को संयुक्त करने का और उस कार्य को कंप्लीट करने के कैसे करेंगे उसको आंकलन को दर्शाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अनुभव के आधार पर कहां होगा, अब ये अनुभव थोड़ी हो गया, कक्षा 6 के बालक को टीचर ने सिखाया, तो उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक का उद्देश्य यही तो है कि वो दोनों चीजों को सीख जाए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल, किसी छात्र की अभ्यास पुस्तिका से लिया गया योगफल का अवलोकन करें। द सम ऑफ टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बुक, टेक ए लुक। 56 में 48 जोड़ो तो 103, 37 में 39 जोड़ो तो 95। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो आपने देखा 9 और 7 16, 6 आना चाहिए था, 3 और 3 6 और 1 7। हाँ मधु, ओके। 8 से 14 का 4 का 5 4 9 और 1 10, ये होना चाहिए था। तो क्या कर रखा है उसने, उसको जोड़ना नहीं आ रहा सही से। देखो भाई, वो 6 8 को जोड़ते तो 3 4 आना चाहिए, उसने 3 लिख दिया। हासिल का प्रयोग तो कर रहा है लेकिन उसको जोड़ना ही सही नहीं आ रहा, और दूसरे में तो वो जोड़ ही गलत रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इस तरह की गलती कर रहा है। देखो गलत संक्रिया का मतलब है रॉन्ग ऑपरेशन, वो जोड़ने की जगह घटाए तो रॉन्ग ऑपरेशन, वो तो उसने नहीं किया। गलत गलत स्टेप गलत यूज करें तो भी गलत है, वो भी नहीं किया। पुनर्वर्गीकरण हासिल संबंधी त्रुटि कर रहा हो तो वहां पर इसने की, लेकिन यहां नहीं की। और आधारभूत तथ्य की त्रुटि का मतलब क्या है कि जब बच्चा बेसिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म ना कर पाए, वो सही से जोड़ ना पाए या मल्टीपल एरर्स कर दे। मल्टीपल एरर को जानते हो क्या होती है, यानी वो एक प्रश्न में एक से अधिक गलती कर रहे हैं, हासिल भी नहीं लगा रहा है सही, जोड़ भी सही नहीं रहा है, तो ऐसी एरर्स को आप बेसिक एरर भी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आधारभूत तथ्य की त्रुटि, यानी बेसिक एरर है, उसको सही से जोड़ ही नहीं पा रहा। 9 7 कितना होता है और 6 8 कितना होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। एक और सवाल, कक्षा 2 का, ये 2 है, शिक्षक हल करने के लिए छात्रों को व्यवकलन में घटाने की निम्नलिखित समस्या देता है। विक्की के पास 10 टॉफियां थी, वह अपनी बहन को 5 टॉफियां देता है। विक्की के पास अब कितनी टॉफियां हैं। इस प्रकार की समस्या निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है। विस्तारण से यानी एक्सपेंशन से, पृथक्करण से यानी सेपरेशन से, दोहराव वाला योग यानी रिपीटेड सम, या संयुक्तिकरण यानी कॉन्जुगेशन से। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बार टेट में सवाल इस तरह का पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा इसका जवाब। हाँ, जब पूरा ऑपरेशन गलत कर दे तो बेसिक एरर। और यहां पर बी मिल रहा है, देखो विक्की है भैया, ये रहे, विक्की ने कहा मेरे पास 10 टॉफियां थी, उसने अपनी बहन को 5 टॉफियां दे दी, तो उससे क्या हो गया, कम हो गई, उससे अलग हो गई, उससे जुदा हो गई, है ना। गाना सुना ना, लंबी जुदाई याद न आई मेरी जान, जुदाई, सुना ना जुदाई, तो जुदा हो जाना। तो अगर 10 में से उसके पास से 5 जुदा हो गई, पृथक हो गई, अलग हो गई, तो उसको पृथक्करण कहा जाता है। वहीं अगर उसकी बहन 5 टॉफियां उसको दे देती तो ये विस्तारण हो जाता। वहीं अगर विक्की के पास 10 टॉफियां थी, उसकी बहन के पास 5 टॉफियां थी, अब उन दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, अगर वो दोनों का नाम लेकर पूछता कितनी टॉफियां दोनों के पास हैं, तो वो संयुक्तिकरण हो जाता, तीनों इसी में हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो जुदाई को नहीं भूलना है, जब जुदा हो जाए तो पृथक्करण हो गया, सेपरेशन हो गया, उसी को बोलते हैं पृथक्करण। एक और सवाल, निशांत ने एक सरल योग प्रश्न निम्नलिखित तरीके से हल किया, ये किस प्रकार की त्रुटि है। 9 और 5 49 में 85 को जोड़ो, उसने कैसे जोड़ा, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो 9 और 5 14 होना चाहिए था, 8 4 12 और 13 होना चाहिए था,
तो 134 आता। उसने कैसे जोड़ा पता नहीं। तो किस तरह की त्रुटि है ये? एक, गलत संक्रिया है, पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि है, गलत कलन है, या मूलभूत तथ्यों की त्रुटि है। और मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने बताया गलत संक्रिया का मतलब होता है अगर वो ऑपरेशन गलत करे, जोड़ने की जगह घटा दे, घटा करने की जगह गुणा कर दे, गुणा की जगह भाग कर दे। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जोड़ने की बात थी, 8 4 12 उसने सही जोड़े हैं। पुनर्वर्गीकरण का मतलब जो हासिल संबंधी गलती करे, 9 5 14 का 4 का हासिल लगा 1, 8 4 12 13, तो उसने हासिल का प्रयोग भी सही नहीं किया, उसने 8 और 4 12 जोड़ दिए हैं, लेकिन जोड़ा भी तो सही नहीं है उसने। गलत कलन यानी रॉन्ग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम तो सही है। मूलभूत तथ्यों की त्रुटि, मैंने क्या कहा था, जब बालक एक सवाल में मल्टीपल एरर कर दे, वो सीधा जोड़ ही नहीं पा रहा है, तो कौन सी गलती होती है? बिल्कुल सही, मूलभूत तथ्यों की त्रुटि। क्यों? उसने जोड़ा भी सही नहीं, 9 और 5 14, और हासिल भी नहीं लगाया, तो यानी दो दो गलती हो गई ना। वैसे भी आपको बता दूं, अगर बच्चा सही से नहीं जोड़ पाता तो वो बेसिक एरर में ही गिना जाता है। राइट ऑप्शन था डी, मूलभूत तथ्य की त्रुटि यानी बेसिक एरर। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 4 है। तो एक प्राकृतिक संख्या है, उसका हर एक अंक या तो 3 है या 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? Each digit of a natural number is either 3 or 4. This, the number of divided by both 3 and 4, smallest such number, what is it? तो देखो, यानी आपको 3 और 4 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स अपॉन 3। अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो 3 से कट जाएगा। और 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट 2 नंबर्स ऑफ द डिजिट, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो भी संख्या 4 से कट जाती है। अब देखो, 3 3 9, ये तो 9 सब 3 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 33 4 से नहीं कटता। 4 3 12 3 से कटता, 44 4 से कटता है। तो राइट ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। तो इसको भी रिवाइज करते चलो कि आपके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी आपको आनी चाहिए। राइट ऑप्शन था बी। एक और सवाल। अंकिता 56 को 506 के रूप में और 25 को 205 के रूप में लिखती है, और किस प्रकार शिक्षक उसकी सहायता कर सकते हैं? अंकिता ने स्थानीय मान की अवधारणा को ठीक से नहीं समझा। अंकिता ने अभी तक 100 तक गिनती को नहीं सीखा है। अंकिता को लगता है कि वह कभी भी गणित का अध्ययन नहीं कर सकती, या अंकिता लापरवाह लड़की है, वह कभी भी अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देती। उसने 56 को 506 और 25 को 205 लिख दिया। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी बालक जीरो की गलती कर देता है लिखते हुए संख्या को, जैसे 506, 56 को 506 लिख देना, 506 को जीरो खा जाना बीच में से, तो अगर वो इन जीरो संबंधी गलती संख्या को लिखते समय करता है तो हमेशा उसे प्रॉब्लम होती है स्थानीय मान, दैट इज प्लेस वैल्यू। उसका प्लेस वैल्यू सही सेटिंग नहीं बैठा है। एक और सवाल। जब मार्बल या मन का आदि से विशाल को पढ़ाया जाता है तब वह अच्छी तरह से पाठ को समझता है। उसे मार्बल का उपयोग कर पुनरावृत घटाव की तरह विभाजन करना पढ़ाया गया है। विशाल को क्या है? डिसलेक्सिया है, गड़न विकार है, गति पर किसी काइनेस्थेटिक बच्चा है, या फिर बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है? तो यहां पर देखते हैं जवाब। बहुत सारे बच्चों को तो शायद ये नहीं पता होगा कि काइनेस्थेटिक बच्चे कौन होते हैं, ये गतिपरक बच्चे कौन से होते हैं। सी, और इसका जवाब सही सी ही है। गतिपरक का मतलब होता है काइनेस्थेटिक। ऐसे बच्चे जो चीजों, देखो 3 तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है दृश्य बच्चे, एक श्रव्य बच्चे होते हैं, एक गतिपरक बच्चे होते हैं। जो श्रव्य बच्चे होते हैं वो दृश्य देखकर, जैसे मॉडल चार्ट को देखकर समझ लेते हैं क्या लिखा है। श्रव्य बच्चे जो होते हैं उनको सुनकर समझ में आता है, जैसे बच्चा पढ़ते समय याद करते समय बोलता है ना, वो बोल बोल कर याद करता है, ऐसे बच्चे श्रव्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो गतिपरक बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? वो इन दोनों के साथ साथ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी होते हैं, यानी वो देख भी हैं सुनते हैं, लेकिन जब तक वो चीज उनके हाथ में ना, जब तक उसको स्पर्श ना कर लें तब तक वो नहीं समझ पाते। कई बार देखा होगा अपना एग्जाम्पल, आपको कोई चीज पाई या आपको कोई चीज रास्ते में पड़ी मिल गई, आपको 1,000 रुपए मिल गए और आपने साथी से कहा कि देख मुझे 1,000 रुपए पाए हैं आज, तो वो तब तक बिलीव नहीं करते। कई बार अच्छा दिखाइए जरा, मुझे दिखा पहले, तो वो देखते हैं हाथ में, हाँ भाई 1,000 रुपए हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको छूने की आदत होती है, चीजों को बिना छुए वो पढ़ नहीं सकते,
याद नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को काइनेस्थेटिक कहते हैं। और विशाल यही तो कर रहा है कि उसको मार्बल की सहायता से पढ़ाया जा रहा है, मूर्त वस्तु का सहारा लेकर पढ़ाया जा रहा है, तब वो घटाव को पढ़ाया गया, विभाजन को पढ़ाया गया है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, काइनेस्थेटिक बच्चे। हाँ, पैसे का एग्जांपल मनोर एकदम सही समझे। मानसिक गणित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन मेंटल मैथमेटिक्स? तार्किक रूप से सोचना, छात्रों की समझ का स्तर बढ़ाना, गौर आनंददायक और छात्र मानसिक गणित करने का ज्यादा मजा पसंद करते हैं, मूलभूत गणित तथ्यों का संस्मरण जैसे समय सारणी रटन रूप से जानना। हाँ जी, देखो अभी मैंने बताया ना, मानसिक गणित हमेशा मेंटल मैथमेटिक्स है, और मेंटल मैथमेटिक्स में हमेशा एनसीएफ कहता है कि रटना बिल्कुल मना है, रटना पाप है, रट नहीं सकते। आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, बालक को जो मानसिक रूप से अच्छे से पढ़ाओगे तो बालक उसमें आनंद लेते हैं कक्षा में, लेकिन रटंत रूप से रटना, रोड लर्निंग इज प्रोहिबिटेड, यानी रटना मना है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। राइट ऑप्शन डी। एक और सवाल है जी, कक्षा 3 के छात्रों को गुणन पढ़ाने के विभिन्न रूप नीचे दिए गए हैं, लेकिन वो अनुक्रमिक क्रम में नहीं है, वो क्रम में नहीं लगे हैं। इन चरणों का सही क्रम का चयन करें। समीकरण का उपयोग करके बार बार योग, इन उदाहरण के लिए 6+6+6 बराबर 18। पहाड़ों का उपयोग करके दो एकल अंक संख्याओं का गुणन, बार बार योग के संक्षिप्त रूप में गुणन, या कहानी के माध्यम से बार बार योग का पढ़ा सिखाना। तो 28 का कौन सा क्रम सही होगा? क्रम मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप ऐसे ही बता दें। पहले नंबर पर क्या आएगा, देखो आपको शायद मैं बता दूं, एक मैंने आपको बताया भी है, ईएलपीएस थ्योरी, सुना होगा आपने ईएलपीएस के बारे में। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एल का मतलब लैंग्वेज यानी भाषा, बोलचाल, पी का मतलब पिक्चर, और एस का मतलब सिंबल। इसको हम बच्चा फॉलो करता है जब भी वो प्राइमरी लेवल से पढ़ना शुरू करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले नंबर पर क्या है। सबसे पहले बच्चे को अब योग के माध्यम से कहानी सुनाएंगे, तो नंबर 1 पर आएगा कहानी, डी सबसे नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वह बार बार योग को करेगा और इस तरह से संख्या को निकालेगा, नहीं दूसरे नंबर पर आएगा ये। तीसरे नंबर पर वो पहाड़ों का उपयोग करके दो अंकों की गुणा करेगा, जैसे 6 × 3 बराबर 18। और चौथे नंबर पर वो देखो, हालांकि पहले नंबर पर ये होना चाहिए था 6+6+6 बराबर 18, क्योंकि यह समीकरण वर्ड आया है, तो समीकरण को कक्षा 3 के बच्चे के लिए सबसे लास्ट में सिखाया जाता है। इक्वेशन शुड बी इन द लास्ट, क्योंकि अगर समीकरण नहीं होता तो सबसे पहले वो 6+6+6 ही करता है ना। तो राइट ऑप्शन था डी सी बी ए, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई सवाल? बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न, कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करने से छात्रों को सहायता मिलती है। किस चीज में बच्चों को सहायता मिलती है अगर आप गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं क्लास में? गणित में कठिन अवधारणाओं को समझाने में, कक्षा में अपनी स्थिति के बारे में जानने में, अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने में, या अन्य लोगों के साथ विचार और समस्या साझा करने में, और अपनी रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करने में। इनमें से गणित दीवार का निर्माण, मैथमेटिक वॉल, आपने सुना होगा मैथमेटिक वॉल के बारे में। क्या है मैथमेटिक वॉल? तो आपने कहा सर मैथमेटिक वॉल होती है एक गणित की बोर्ड ले लो, वॉल ले लो, उस पर हम क्या करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक लिख देते हैं कि आज का टॉपिक ये है, और हर बच्चे को बुलाते हैं और बोलते हैं अपना नाम लिख, अपने खाने में इसके बारे में बताओ। तो बच्चा आता, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, तो बच्चा आता प्रतिशत क्या है, एक ने ये लिखा, दूसरा है उसने कुछ लिखा, तीसरे ने कुछ लिखा। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें कि जो नया बच्चा बताने के लिए आएगा वो प्रीवियस वाले की बात को नहीं लिख सकता, उसे नई बात लिखनी पड़ेगी। जब वो नई बात लिखता है तो चीजें सामने ऐसे आ जाती है। ये बात समझ में आई? तो गणित की कठिन अवधारणाओं को समझने में नहीं, अन्य लोगों के साथ अपने विचार और समस्या साझा करने के लिए और अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। राइट ऑप्शन है डी। एक और सवाल है जी, शिक्षक समूह में काम कर रहे छात्रों का अवलोकन कर रहा है, तो उसका अवलोकन समूह में सहयोग और सहकार, प्रत्येक छात्र की एकाग्रता और रुचि, गतिविधि में एक एक छात्र की भागीदारी पर केंद्रित है। इस गतिविधि में के माध्यम से वह क्या करने का प्रयास कर रहा है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा।
ओके, तो बात समझ में आई। तो उस शिक्षक किस चीज के बारे में बात आपसे कर रहा है? अब मुझे क्लास को बंद करना पड़ेगा। I got a call. There's an important call. Okay, let's see. अरे चल जा, सीधा हो जा। 1 मिनट रुकिएगा। तो जवाब आपके नहीं मिल रहे हैं मुझे जी। और यहाँ पर 30 कहां से मिल रहा है मुझे? बी। देखो, जब बालक अवलोकन उस समूह में सहयोग, सहकार, प्रत्येक छात्र की एकाग्रता, रुचि गतिविधि में एक एक छात्र की भागीदारी पर केंद्रित है, इस गतिविधि के माध्यम से वह क्या करने का प्रयास कर रहा है, तो समझना। देखो, योगात्मक जो आकलन होता है वो वर्ष के अंत में किया जाता है या सत्र के समापन के बाद किया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब वो बच्चों को क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व करते समय ट्रेनिंग नहीं दी जाती, प्रशिक्षण देने के बाद। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बच्चों का, तो प्रशिक्षण देने के बाद आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पर ऑब्जर्वेशन नहीं होता है ना। तो बच्चों के लिए स्पेशली तो ट्रेनिंग जीवन कौशल में प्रशिक्षण देने का काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उसके बाद अवलोकन, यानी वह उन छात्रों के रचनात्मक आकलन की कोशिश कर रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, तो अब हाँ भाई, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। और माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। इट्स एन इमरजेंसी कॉल बाय द डिपार्टमेंट। ओके, तो मिलते हैं। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आगे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार एंड हैव ए नाइस डे।